Assalamualaikum guys, welcome to 51st podcast of People's Podcast Pakistan। आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं विच वाज मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर में गेंगिस खान का जो क्वेस्ट था टूवर्ड्स ईस्ट उसको हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट मतलब कि लास्ट टाइम हमने जहाँ तक छोड़ा था वो ये था कि हाउ ही अटैक्ड ऑन जिन्स कैपिटल एंड हाउ द एम्परर जॉर्जोंग उसने किस तरह अपना कैपिटल मूव किया साउथवर्ड्स टूवर्ड बियाजिंग। तो यस लास्ट टाइम हमने यहाँ तक करके इसको छोड़ दिया था, मगर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो यस लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि एज द एम्परर जुएनजोंग जो भी नाम है इसने जैसे भी आप कह लो कि वर्बल या फिर ट्रीटी की उसके साथ पीस ऑफरिंग हुई उसके साथ गेंगिस खान के साथ ही उसने एकदम से फैसला किया कि नाउ वी हैव टू मूव अवर कैपिटल साउथवर्ड्स टूवर्ड्स द सिटी ऑफ बेजिंग। हम वहाँ जाके मूव करेंगे, वी विल मेक अवर कैपिटल ओवर देयर। बट जैसे ही गेंगिस खान को इस बारे में मालूम होता है ही गेट्स फ्यूरियस। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा कैपिटल मूव करने का जो पूरा सिनेरियो था इट वाज अ वेरी बिग, आप कह लो कि वेरी बिग टास्क। इसमें अराउंड 3000 कैमल्स यूज़ हुए जिनके ऊपर ट्रेजर्स लदा हुआ था, खजानों से भरा हुआ था। तकरीबन 30,000 कार्ड्स थे जिनके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे, रॉयल पोजेशंस थे। उसके अलावा पूरा आप कह लो कि 600 किलोमीटर तक की पूरे काफिले की लेंथ थी, 600 किलोमीटर तक। और 2 महीने के बाद ये मतलब कि येलो रिवर के पास पहुंचे। गेंगिस खान को जैसे ही मालूम हुआ ही वॉज रियली फ्यूरियस और उसने इसको एज इंसल्ट लिया। उसने कहा कि एम्परर ने शो किया कि ही डजंट बिलीव इन मी, जिसने मेरे साथ पीस का वायदा हुआ एंड दिस मूव ऑफ दिस मूव ऑफ दिस शो ऑफ मूविंग द कैपिटल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर शोज कि वो मेरे अंदर बिलीव नहीं करता। और आप बेसिकली ये भी कह सकते हो कि गेंगिस खान को एक तरह का बहाना चाहिए था अपनी ये पीस तोड़ने का, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी गेटिंग वेरी पावरफुल। जिन जिन सिटीज़ के ऊपर वो कब्जे कर रहे थे वहाँ से उनको नए नए वेपन्स और नई नई चीज़ें मिल रही थी। इसके अलावा जहाँ वो जाते वो प्लंडर करते, बच्चों और औरतों को स्लेव्स के तौर पे बेच देते, मर्दों को मार देते, सो दे वर गेटिंग अ लॉट मोर पावरफुल एंड ही नीडेड अ रीजन टू ब्रेक दैट ट्रीटी एंड अटैक ऑन द एम्परर ऑफ चिन डायनेस्टी। ठीक है। अ, अब ये जो पूरा मूव करने का जो सिनेरियो था इसमें ये हुआ कि जो 20,000 लोग थे एम्परर के, उन्होंने उसको उनके साथ बगावत कर दी बिकॉज दे डिडंट रियली वांट देयर कैपिटल टू मूव फ्रॉम मूव टूवर्ड्स येलो रिवर। तो उन्होंने बगावत करके गेंगिस खान के साथ को को अपने को सबमिशन दे दी। दे वर बेसिकली खितान्स और दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ मूविंग द कैपिटल। अब एम्परर ऑफ केफंग था, उसने कुछ रिलीफ के तौर पे कुछ अपनी आर्मी जो थी वो एम्परर को सेंड की। ठीक है। मगर ये जो पूरा रिलीफ करा हुआ था जिसके अंदर फूड था, आप कह लो ट्रेजर्स थे, थोड़े से थोड़े से आर्मी भी थी सपोर्ट करने के लिए एम्परर को, इसको गेंगिस खान की फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर लिया और 1,000 कार्ट लोड्स ऑफ फूड, ट्रेजर्स, इन सबको इन्होंने कब्जा कर लिया। और बिकॉज आप ये कह लो कि गेंगिस खान की जो आर्मी थी इट वॉज ही दे वर ऑलरेडी फेसिंग अ वेरी हार्श विंटर्स। तो ये जो सारा सिनेरियो था इन विच के उन्होंने पूरा 1,000 कार्ड लोड्स ऑफ फूड और ट्रेजर्स को सीज कर लिया। इट वॉज वेरी बिग बिग ब्लेसिंग फॉर देम। इसके बाद क्या है कि बीजिंग ने बीजिंग की जो आउटलेइंग टाउन्स इन सब के अंदर फेमिन हो गया बिकॉज मंगोल्स हैड ऑलरेडी सेट देयर कैंप्स आउटसाइड द सिटी। इन्होंने सारे जो आसपास के शहर थे उन सब की ट्रेड्स को बिल्कुल बंद कर दिया। सब के अंदर अभी कह लो कि फेमिन की सिचुएशन बदतर से बदतर होती गई। और फिर इन जून ऑफ 1215 द लीडरलेस सिटी ऑफ बीजिंग, बिकॉज बीजिंग से कैपिटल मूव हो गई येलो रिवर के पास चला गया था। तो अब कोई लीडर भी नहीं था। इसके अलावा फेमिन की इतनी बैड सिचुएशन थी कि जो सिटी ऑफ बीजिंग था वो फॉल कर दिया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और गेट्स खोल दिए। मंगल्स ने
आप ये कह लो कि पूरे शहर में इतनी कत्लो-गारत की, लाख हज़ारों की तादाद में लोग मारे। आप ये कह लो कि गेंगिस खान 150 किलोमीटर दूर उसका कैंप था उस वक़्त बीजिंग से। तो उसकी जो फ़ोर्स थी उन्होंने पूरा इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और बगैर किसी सुपरविज़न के उन्होंने, आप ये कह लो कि जानवरों की तरह पूरी सिटी को आग लगा दी और इतना बंदा मारा कि थाउज़ेंड्स ऑफ लोगों की लाशों के पहाड़ बना दिए उन्होंने बीजिंग के अंदर। और इस विक्ट्री के साथ अभी कह लो कि थर्ड ऑफ जिन एम्पायर, लाइक वन थर्ड ऑफ जिन एम्पायर वाज नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ गेंगिस खान। और इस जैसे ही ये बीजिंग का सिटी गिरा, जिन एम्पायर के जो हार्टलैंड थे बीच में, जो कंट्री साइड थे, वहाँ मिलियंस ऑफ लोग थे, वो बीजिंग से भाग के वहाँ चले गए। पूरी हार्डलैंड्स के अंदर एक फैमिन की सिचुएशन फैल गई और इससे क्या हुआ कि वन थर्ड की जगह वो जो पूरी हाफ एम्पायर जो थी जिन डायनेस्टी की, वो हाफ की हाफ एम्पायर टूट गई। इसके अलावा वो जो एम्परर था, जिन का जो एम्परर था जो अभी तक जिंदा था दूसरे शहर में, जिसने अपना कैपिटल मूव कर लिया था, वो अभी भी सबमिशन के लिए रेडी नहीं था। He was, you can say he was either very brave or either very stupid. And I would believe कि वो stupid था बहुत ज़्यादा, because अभी आगे जाके हम उसका पूरा एंड पढ़ेंगे। अब खैतान का जो लीडर था, अभी मैं अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि खैतान लीडर्स ने 20,000 लोगों के साथ अपने आप सबमिशन कर दी थी गेंगिस खान की। उन्होंने गेंगिस खान के हुक्म से वो जो हार्टलैंड्स थे ना मंचूरिया के, और जिन एम्पायर की जो बी मतलब की कंट्री साइड्स थे, वहाँ उसने अभी कह लो कि अपनी ट्रूप के साथ हमले करना शुरू कर दिए और स्मॉल विलेजेस को प्लंडर करना शुरू कर दिया। और इन सब को प्लंडर करके सबमिशन में गेंगिस खान की सबमिशन में डालना शुरू कर दिया। तो अभी कह सकते हो कि फ्रॉम 1214 to 1216, Mukhali and Genghis Khan's brother Khasar, they ran wild across Manchuria and they conquered a whole of the Manchuria. Up now comes into the picture Central Asia. ठीक है। सेंट्रल एशिया में हम फिर डिस्कस पहले करेंगे खैतान। अभी तो हमने खैतान का नाम लिया, खैतान जिन्होंने सबमिशन दी है गेंगिस खान को। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री को, थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो इन 1124 जो एम्परर था जुरचन, उसने जिन जिन एम्पायर को, जब उसने इन एरियाज पे उसने जिन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, द फॉर्मर रूलर्स थे खैतान्स, ये इनके मतलब कि आपके जो टॉप 200 खैतान लीडर जो थे, ये सब डेजर्ट ऑफ जियाजिंग की तरफ चले गए और मतलब कि वहाँ उस तरफ निकल के भाग गए जिन एम्पायर के लैंड्स को छोड़ के। और इन्होंने ग्रास माउंटेन्स और डेजर्ट्स हर किस्म के किंगडम को, मतलब कि जो आसपास के जो किंगडम्स थे, वहाँ जाके अपने ठिकाने बना ली, या फिर आप कह लो कि अपनी विलेजेस बना ली। इनमें से जो सबसे बड़ा इनका किंगडम था, इट वॉज नोन एज खारा खताई। आफ्टर 70 ईयर्स कुछ लोग जो हमने लास्ट टाइम स्टेप पर बात की थी, कुछ लोग की अब्दुल्ला, कुछ लोग व्हेन ही रेन from Genghis Khan, he was welcomed by the leaders of खैतान्स। और इसमें क्या किया कि कुछ लोग की शादी हो गई खैतान लीडर की बेटी के साथ, और उस लीडर की डेथ के बाद कुछ लोग ही इस खारा खताई का लीडर बन गया एक तरह का। और अपनी नई बेगम के साथ शादी करने के बाद ये इसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और ये बुद्धिस्ट बन गया। और ही वॉज रियली एंटी इस्लामिक, और ही वॉज नोटोरियस फॉर क्रूसीफाइंग इमाम्स इन दैट एरिया, अराउंड दैट एरिया। तो गेंगिस खान ने ये जो कुशलुक का जो को डिफीट करने का जो टास्क था, उसने अपने राइट हैंड का जो कमांडर था जेबे, उसको दिया था, और जेबे ने सक्सेसफुली कुशलुक के सारे ट्रूप्स को हरा दिया। मगर कुशलुक हमेशा की तरह वहाँ से भी भाग गया, और ये सिल्क रूट एम्पोरियम जो था, सिल्क रूट के रास्ते से भागता भागता आप कह लो कि ईस्ट की तरफ भागता चला गया। इससे इस तरह भागा कि यहाँ तक कि आप कह लो कि कुछ ये पाकिस्तान का जो एरिया है आज का, यहाँ पहुँचा। यहाँ कुछ हंटर्स को जब मालूम हुआ कि इसके सर पे कितनी बड़ी बाउंटी है, तो उन्होंने मार के
उसकी लाश जैबे को दी और जैबे ने फिर उनको उनका नाम दे दिया। सो कुछ लोग वॉस आउट ऑफ द सीन ऑल टुगेदर। अब इस पिक्चर में आते हैं ख्वारिज़िम, शाह ऑफ ख्वारिज़िम, जिसका नाम था मोहम्मद द सेकंड। मोहम्मद द सेटिंग वॉस मोहम्मद द सेकंड को सारी खबरें पहुंच रही थी कि बीजिंग कैसे फॉल हुआ, किस तरह मंगोल्स ने वहाँ लाशों के ढेर बनाए। क्योंकि एक जो था एम्बेसडर, कह लो कि ख्वारिज़िम स्टेट का जो एम्बेसडर था, वो उस वक्त बीजिंग के अंदर था। उसने सारी बातें बताई शाह को। उसने बताया भाई कि हड्डियों की और खोपड़ियों की मीनार बना दी है बीजिंग के अंदर मोंगल्स ने, और यहाँ तक कि जो जो मिट्टी है बीजिंग की वो भी आप कह लो इंसानी चर्बी से गीली हो गई है या चिपचिपी हो गई है। इट वॉज सच अ बैड सिचुएशन इन बीजिंग। फिलहाल कैन यू हेयर मी? सॉरी, मेरा माइक थोड़ा सा क्लोज हो गया था। हाँ, तो ये सब जो उसने पूरी सिचुएशन बताई, तो आप ये कह लो कि इस न्यूज़ को इतना सही तरीके से नहीं लिया मोहम्मद सेकंड ने। ही वाज ऑलरेडी ऑन हिज स्टैंड, ऑन हिज डिफेंसिव स्टांस, बिकॉज उसको मालूम होगा कि अगर मंगोल्स इतनी जल्दी से जिन एम्पायर को गिरा सकते हैं, तो व्हेन इफ दे कम टुवर्ड्स और अभी पहली बात तो ये कि ये जो ख्वारिज़म की जो एम्पायर थी, इट वाज वे बिगर एंड वे स्ट्रॉन्गर एंड वे रिचर देन द जिन एम्पायर। तो आप ये कह लो कि मंगोल्स या फिर गेंगिस खान के पहले एज अ प्राइमरी थॉट नहीं थी कि मैंने ईस्ट की तरफ जाना है, ख्वारिज़म के ऊपर अटैक करना है। मगर वी विल टॉक लेटर कि किस तरह उसका माइंड बना, व्हाट वर द रीजंस व्हिच मेड हिम टू कम एंड कॉन्कर ईस्ट एज वेल। तो ये आपके मतलब कि कह दो कि ना मोहम्मद सेकंड को ऑलरेडी उसके लोग इतना पसंद नहीं करते थे, ख्वारिज़म के लोग, बिकॉज ही वाज रियली फेमस फॉर हिज लेविश लाइफस्टाइल ऑफ ऑलवेज ड्रिंकिंग वाइन। उसकी कोर्ट्स में हर वक्त औरतें रहती, गाने वाली और नाचने वाली, और उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी जो वालदा थी, वो उसके दरबार के अलावा अपना एक अलग दरबार चलाती वज़ीरों के साथ। और या आप ये कह लो कि दीज टू मदर एंड सन वर नॉट रियली पॉपुलर अमंग पीपल, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्चुअली अ पीपल्स मैन। और ये कह लो कि बिकॉज उसने कह लो कि ये जो मोहम्मद सेकंड था ऑफ ख्वारिज़म, they were already hated by people because when he conquered Iran, he slaughtered tens and thousands of Iranians when he seized the city of Samarkand. जब से समरकंद पे हमला जब जब से समरकंद पे काबिज हुआ, इसने बहुत बड़ी तादाद में ईरानियों को मारा, पर्शियंस को मारा, और उनके बहुत बड़े बड़े ट्राइबल चीफ्स को भी मारा। सो द पीपल ऑफ समरकंद दे ऑलरेडी वर नॉट रियली बिग सपोर्टर्स ऑफ हिम, वो उसको काफ़ी बुरे तरीके से हेट करते थे। अब गेंगिस खान ने क्या कह लो कि एक डेलीगेशन भेजा मोहम्मद सेकंड की तरफ। अब विद गिफ्ट्स के अंदर क्या थे, जैसे कि जेड मस्क और कीमती कपड़े, चाइनीज गोल्ड नगेट्स, और ये मतलब कि एक कैमल्स मतलब कि एक कैमल की जो हम्प होती है उससे ही बड़ी तादाद में भेजे उसने ये सारी चीज़ें टूवर्ड्स मोहम्मद सेकंड, बिकॉज ही वांटेड द सिल्क रोड रूट फॉर हिमसेल्फ टू ट्रेड। मगर अब ये कह लो कि मगर ये कह लो कि मोहम्मद सेकंड ने इसके इस पैगाम को इतने अच्छे तरीके से नहीं लिया, और क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि गेंगिस खान की फोर्सेस ने बीजिंग के अंदर क्या किया है। और गेंगिस खान जो था, उस गेंगिस खान ने जब ये सारे तोहफे भेजे मोहम्मद सेकंड की तरफ, तो गेंगिस खान ने उसको ये कहा कि मैं तुम्हें अपने बेटों की जगह पर रखूंगा, मोहम्मद सेकंड को ये कहा। तो मोहम्मद सेकंड को ये बात पसंद नहीं है। उसने कहा कि वाई वी वुड प्लेस मी एज हिज सन, एंड हाउ लाइक वो अपनी एक फादर फिगर मेरे पर, फादर जैसी डोमिनेंस क्यों शो कर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। ही डिडंट लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट उसने अभी कह लो कि उस जो था बंदे का सर काट के वापस भेज दिया, जो पूरी डेलीगेशन का सर उड़ा के भेज दिया वापस। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन 1218 गेंगिस खान ने दोबारा एक कोशिश की। इस दफ़ा उसने मतलब कि उसने
100 लोगों का डेलीगेशन भेजा, जिनके साथ 500 कैमल्स थे। इन 500 कैमल्स पे सिल्वर्स, गोल्ड्स, जानवरों की स्किन्स, सेबल्स, आप कह लो मस्त वगैरह, खुशबुएं वगैरह, ये सब आप कह लो कि ना उतरा जो था सिटी ऑफ ऑन द बॉर्डर ऑफ काजाकिस्तान, उस जगह पे भेजा मोहम्मद सेकंड के लिए। मगर वही हुआ, इस पूरी डेलीगेशन के अराइवल पे मोहम्मद सेकंड का जो कमांडर था अल इनालचुक, उसने सबको उड़ा दिया। और अब जो था गेंगिस खान ने फिर भी इसके अलावा एक और चांस दिया। उसने पहले एक भेजा डेलीगेशन, उसको भी मार दिया। सेकंड डेलीगेशन को भेजा, 100 लोगों की डेलीगेशन को, उसको भी मार दिया मोहम्मद सेकंड ने। बट ही स्टिल गेव हिम अ थर्ड चांस। और उसने 3 एनवाइस और भेजे अपने आपके टॉप ऑफिशियल्स के साथ, कि उसको जाओ, उससे कहो कि भाई कि डोंट डू दिस, और डोंट मेक मी कम ओवर देयर एंड टीच यू अ लेसन। बट फिर भी क्या हुआ, मोहम्मद सेकंड ने फिर उसने वही हरकत की। अब इसके बाद क्या हुआ, गेंगिस खान वाज फाइनली वेरी enraged, and he if you know we discussed about the mountains of Bara Khaldun. Asi mountains पे दोबारा जाते हैं Genghis Khan for 3 days. He prays over there and he asks the heavens for their support before he can go towards east and launch an attack on Samarkand, Bukhara and Otrar. इस हमें एरा में नज़र आता है कि गेंगिस खान जो है वो एक उसका हमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल आप कह लो कि स्टोरी के अंदर हमें उसकी साइड नज़र आती है। हमें नज़र आता है कि जो राइटर्स थे सीक्रेट हिस्ट्री के, दे ट्राई टू शो हिम एज अ स्पिरिचुअल मॉन्क, और अ पर्सन हु इज हु हैज़ अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद द हेवंस। उसका कोई डिफरेंट किस्म का कनेक्शन है हेवंस के साथ। इस तरह दिखाने की कोशिश हमें नज़र आती है, बिकॉज उसका जो टाइम डिस्क्राइब हुआ है बारह खलदन के ऊपर, उसमें दिखाया है कि उसने अपने बाल भी काट दिए सर के, like monks, and he prayed over there for 3 days. उसने जो poems recite की हैं for the blue heaven, or which means the blue skies. So ये हमें नज़र आता है कि किस तरह literature can be used to deceive or to deceive the minds of your people. किस तरह literature को use करके आप अपने लोगों को दिखा सकते हो कि कि किस तरह एक शख्सियत को आप मैग्नीफाई करके दिखा सकते हो। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में भी इसी तरह की चीज़ हो रही है। क्या ख्याल है अब्दुल्ला? You're very right, वैसे history is rewritten so that people do not know their past, and if they do not know their past, they can do nothing about the present. एग्जैक्टली। अब गेंगिस खान ने वहाँ से वापस आने के बाद अपने जो वेस्टर्न ज़िया की जो एम्पायर जो उसने फॉल की थी, वहाँ की उसने जो किंग था बुरखान, उससे उसने कहा कि भाई मुझे ट्रूप सेंड करो फॉर हेल्प। वहाँ का जो किंग था जिसका नाम बुरखान है, उसने लास्ट टाइम जब आप कह लो कि सबमिशन दी थी गेंगिस खान को, उसने प्रॉमिस किया था दैट इन नीड ऑफ वॉर, इन नीड जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें अपनी फौज में से लोग भेजूंगा, मदद करूंगा। मगर अब वक्त आने पे उसने मना कर दिया, ही रिजेक्टेड। अब गेंगिस खान और डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया। ही वॉज having a difficult time deciding whether he should go east or he should go backwards towards the city of towards western Zia empire, और उसको दोबारा से जीते या फिर ईस्ट की तरफ जाए। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, मगर ही देन स्टिल डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स ईस्ट। गेंगिस खान प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ अराउंड आप ये कह लो 1,50,000 सोल्जर्स, और हर किसी के पास 2 से 3 घोड़े थे। अब 2 से 3 घोड़े होने की वजह ये थी बिकॉज दे वांटेड टू मूव एज क्विक एज पॉसिबल टूवर्ड्स ईस्ट। अब मंगोल्स की जब भी हम स्टडी करेंगे ना बैटल्स, इनके बैटल्स में हमें स्पीड नज़र आती है। इनके इनकी ट्रूप्स कितनी स्पीड से मूव करते थे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये थी कि ये एक बड़े सिटी के बाहर जाके बैठ जाते 5-6 महीने, फिर
ये ऐसा दिखाते दुश्मन को कि ये रिट्रीट कर रहे हैं। ये तकरीबन 100-200 किलोमीटर तक रिट्रीट करते और फिर वहाँ से वापस तेज़ी से भागते हुए डिफरेंट डायरेक्शन से आके अटैक करते। और उसमें आप ये कह लो कि लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट सिटी, व्हाट वाज इट, वाज अ सिटी ऑफ जिन एम्पायर, वाज अ वेरी बिग सिटी। उसको इसी तरह मंगोल्स ने गिराया। तो ये अब्दुल्ला, डू यू रिमेंबर द नेम Of the battle? ऑफ द बैटल? या यस। नहीं, I'm not sure. I misplaced नाम it. मैं भी भूल गया। तो इनके आप ये कह लो कि मंगोल्स की जो बैटल्स में सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, सबसे ज़बरदस्त चीज़, वो ये थी कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। और इनकी स्पीड की वजह से ही पहले मतलब कि ये लोग धोखा देते। पहले तो ये पहले पहले बात हुई कि एकदम से सरप्राइज अटैक करते, उसके बाद सीज करते, सीज के बाद रिट्रीट दिखाते दुश्मनों को, फिर 100-200 किलोमीटर तक रिट्रीट करके फिर वापस तेज़ी से आते और अटैक करके उस सिटी को आप ये कह लो कि हमला कर लेते हैं। फॉरगॉट द नेम ऑफ द सिटी, बट येस, इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। सो किंग्स खान ने 1,50,000 सोल्जर्स की पूरी फोर्स इकट्ठी की। हर सोल्जर के पास 2 से 3 घोड़े थे। अभी जैसे-जैसे ईस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, ये रास्ते में जो भी छोटी-छोटी कबीले आ रहे हैं, छोटे-छोटे विलेजेस आ रहे हैं, उन सबको ये हमला करके उन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इनकी जो आर्मीज़ थी, इन्होंने विलेजेस को प्लंडर किया बुरी तरीके से, सब मर्दों को मार दिया विलेजेस के। बच्चों और औरतों को स्लेवरी में सेल कर दिया। आर्टिसियंस जो थे ना, आर्टिसियंस आर लाइक क्राफ्ट्समैन, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सब को इन्होंने कैदी बना के वापस अपने पीछे मंगोल के जो सिटी था उनमें पे मंगोल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ भेजना शुरू कर दिया फॉर रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये कैसे लाइक ब्लैक स्मिथ वगैरह, ताकि वेपन्स बना सकें, यू नो। तो ये आर्टिसियंस और स्किल्ड वर्कर्स को नहीं मारते थे, बाकी सबको ये मार देते थे। और जैसे ये लोग ख्वारिज़म की बॉर्डर पे पहुंचे, वही हुआ जिस बात का डर था। मंगोल्स दुश्मनों की तादाद देख के आप ये कह लो कि घबरा गए, बिकॉज मोहम्मद द सेकंड की जो फोर्सेस थी, देवर इन सम सोर्सेस ये है कि मुझसे 3 गुना बड़ी थी। सो अगर उनकी फोर्सेस 1,50,000 सोल्जर्स की थी, तो आप उसको कर दो, देवर देवर इजीली अराउंड 4,50,000 इन साइज, 3 गुना बड़ी थी। मगर एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, मतलब कि मोहम्मद द सेकंड को इस बात का मालूम था कि मुझे लोग इतना पसंद नहीं करते। तो उसने अपनी आर्मी का एक स्पेसिफिक सिपा सलार नहीं बनाया, यू नो। सॉरी, आई कैंट रियली हियर यू। Yeah, nahi, I'm saying nothing. नो You वरीज। can continue. तो तो उसने अपनी आर्मी का कोई एक एक स्पेसिफिक बड़ा सिपा सलार नहीं बनाया, जनरल नहीं बनाया। उसने अपनी आर्मी को छो 6 जनरल्स के बीच में डिवाइड कर दिया, बिकॉज़ ही न्यू कि अगर मैं एक जनरल बड़ा बनाऊँगा, ही कुड ईज़िली बिट्रे मी एंड ओवरथ्रो माय थ्रोन। तो उसने इस डर से अपनी आर्मी को 6 जनरल्स के नीचे डिवाइड कर दिया। सो उसने अपनी सारी जो आर्मीज़ थी, उसने जैसे ही मंगोल्स पहुँचे ख़वारिज़म की बॉर्डर पे, एक सिटी था ओतरार। उसने ओतरार और उसके आस-पास के इलाकों में अपनी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दिया। गेंगिस की खान की फोर्सेस ने ओतरार का जो सिटी था उसके 5 महीने तक उसको उसका सीज किया। और यहाँ तक कि उसका जो ओतरार सिटी का जो गवर्नर था, वो साइड गेट से भाग गया 5 महीनों बाद। मंगोस ने मंगोस ने जिस गेट से वो भागा, उसी गेट से मंगोस ने घुस के पूरे शहर के अंदर, मतलब कि ज़बरदस्ती घुस के शहर के अंदर घुस गए। और अ, अभी कह लो कि जिस गेट से गवर्नर भागा था, उसी गेट से मंगोल्स अंदर आ गए। खुद तो वो भाग गया, मगर अपने शहर को वो खतरे में डाल के चला गया। अब गेंगिस खान की फोर्सेस ने दोबारा से मतलब कि वही उसको गवर्नर गवर्नर को ढूंढना शुरू कर दिया। गवर्नर के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और ये वही गवर्नर था जो कि गवर्नर था इनालचुक। इनालचुक जिसने वॉर इंस्टिगेट की थी, 100 लोगों के डेलीगेशन को मार के। तो इससे तो बदला लेना ही था गेंगिस खान ने। अब इनालचुक ने जाके, अब कह लो कि अ, दूसरे सिटी के इनर
सेंट्रम या फिर इनर इनर फोर्ट के अंदर जाके अपने आप को छुपा लिया। और फिर उसके बाद 5 महीनों के बाद 1 महीने का एक और सीज किया मंगोल्स ने उस फोर्ट के बाद। उन लोगों ने अपने आप को डिफा किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से 1 महीने तक। फिर उसके बाद सुसाइड अटैक्स पे उतर आए इनालचुक के फौजीज। और एट द एंड इनालचुक वॉज कैप्चर्ड और उसको एक पेनफुल एग्जीक्यूशन के थ्रू उसको मार दिया गया। और इसी तरह जो ओतरार सिटी था, ओतरार वाज अ वेरी बिग सिटी, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट ओतरार। ओतरार जो था इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मैसिव सिटी। इसके अंदर बाकायदा सबब बने हुए थे घरों के। इनके इनकी इनके अंदर बाकायदा बड़े बड़े मार्केट्स, सेंट्रल एशिया, आप भी कह लो कि सेंट्रल एशिया की फिफ्थ सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ लिटरेचर इस सिटी में थी। इस सिटी ये बहुत ही खूबसूरत एक मुस्लिम कम्युनिटी, आप ये लोग मुस्लिम कल्चर का एक ये सिटी बहुत ज़बरदस्त एक सिटी था। मुस्लिम कल्चर को ये भी कह लो कि जब एक पीक पे पहुंचा था तो इस वक्त ये सिटी प्रॉस्पर कर रहा था। आप मंगोल्स के बाद 500 साल तक की सिटी दोबारा 500 साल तक की सिटी रहा, मगर फिर उसके बाद ये सिटी खाली हो गया। और आज हमें मतलब कि बुखारा की तरफ जब हम जाते हैं, बुखारा के जो करीब एक डेजर्ट है वहाँ हमें इस सिटी के आज भी अभी कह लो कि निशानात नज़र आते हैं साइंटिस्ट अब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को। अब ओतरार सिटी को कैप्चर करने के बाद मंगोल्स दे हैड देयर नेक्स्ट आई ऑन बुखारा। इन February of 1220 मंगोल्स ट्रूप अराउंड आप कह लो 20,000 के 20,000 जो लोग थे स्ट्रॉन्ग गैरिसन्स, दे दे they attempted a small attack on Bukhara, but they were already overwhelmed by the soldiers of Muhammad II और इनको रिट्रीट करना पड़ा। रिमेनिंग जो सोल्जर्स थे वो शहर के बाहर एक था सिटाडेल, उसके अंदर मतलब कि चले गए। पीपल जो थे वो ऑलरेडी सुल्तान मोहम्मद II से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपने गेट्स फोर्ट के गेट्स को ओपन कर दिया। गेंगिस खान ये जो सिटी था शारिस्तान, इसके अंदर आया और फिर इसकी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी मॉस्क उसके अंदर आया। गेंगिस खान ने बकायदा काफ़ी तारीफ की इस सिटी की, बिकॉज इस सिटी की जो मॉस्क थी was it was you can say it was founded around 500 years ago, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्शिया ईरान और पर्शिया सीरिया ईरान इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जब खुलफा राशिदीन ने एक पूरा असॉल्ट रेडी किया था, उस वक्त ये जो सिटी था बुखारा का ये मुसलमानों के कब्ज़े में आया। फिर मुसलमानों ने यहाँ शारिस्तान के शहर में अपनी एक सबसे बड़ी मस्जिद बनाई। गेंगिस खान ने कहा भाई कि मैं अभी के लिए इस मस्जिद को अपनी बेस के तौर पे यूज़ करूँगा। इमाम जो थे उस मस्जिद के, उन्होंने उसको कॉन्फ्रंट किया, मगर उसने फिर धमकी दी कि मैं तुम लोगों के सारे जो ज़ख़ीरा है अनाज का उस सबको मैं जला दूँगा और ख़ाली कर दूँगा। उसने अल्लाह माफ़ करे कुरान करीम की भी उसने बेहुरमती की। कुरान करीम जो वहाँ पड़े हुए थे मस्जिद के अंदर उसने फेंका उनको और अपने घोड़ों का अस्तबल बना दिया उस मस्जिद के अंदर, अल्लाह माफ़ करे। अब उसने इस मस्जिद के अंदर से बैठ के बुखारा के ऊपर सेकंड अटैक का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और उसने साथ ही साथ उसने एक हुक्म दिया कि इस शहर के सबसे अमीर लोगों को इकट्ठा किया जाए। फिर 280 लोग इकट्ठे हुए। फिर उसने उन सब को मतलब उन सब से पैसे वसूल किए। ठीक है, उसने कहा कि जो मुझे पैसे देगा उसकी मैं जान छोड़ दूंगा। इन 280 जो अमीर तरीन लोग थे उनसे उसने पैसे लिए, यू नो। और उसने एक एक स्पीच की उस मस्जिद के, आप ये कह लो कि मुसल्ला एक एरिया था मस्जिद का, वहाँ खड़े होकर उसने स्पीच की। उसने लोगों को ये कहा भाई कि मैं तुम्हारे ऊपर खुदा की तरफ से अजाब बन के आया हूँ, क्योंकि तुम लोग जो थे तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए लोगों के ऊपर। लाइक ही वाज ट्राइंग टू टेल देम कि तुम लोग बहुत गुनहगार हो और मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक अजाब आया हूँ। उसके बाद क्या है, अगले अगले कुछ दिनों तक शारिस्तान के अंदर कत्ल गारत होती रही। अमीर लोग जो थे वो आते रहे गेंगिस खान के साथ, उसको अपनी अपनी दौलत देते रहे। और बाकी जो बेचारे लोग थे वो अपने घरों में छुप के बैठे रहे। और उसके बाद क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे सुल्तान के मोहम्मद II के, दे यूज्ड टू अटैक द मॉस्क
फ्रॉम द सिटी ऑफ शादिस्तान एट नाइट्स, वक्फी वक्फी से अटैक करते हैं। और मगर उसके बाद फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली वो जो पूरा, आप भी कह लो कि पूरा शहर था बुखारा का, ये भी फॉल हो गया। वही उसने काम किया दोबारा से, उसने सारे स्लेव लेबर को, औरतों को और बच्चों को स्लेव्स के तौर पे बेच दिया। आर्टिसियंस को वापस कैप्चर करके बेच दिया, और बाकी सब लोगों को मार दिया। समरकंद, नाउ मंगोल्स प्रिपेयर टू गो टूवर्ड्स समरकंद। समरकंद बुखारा के भी ईस्ट में था। इट वॉज अ वेरी वेल डिफेंडेड सिटी। आप ये कह लो कि बिटवीन, उस वक्त जो थे समरकंद के अंदर जो ट्रूप्स थे, दे वर अराउंड 100,000 ट्रूप्स इन समरकंद। और इस शहर के अंदर 3 दीवारें थी। 3 दीवारों के बीच में ये शहर बना हुआ था। और इनकी, और इस शहर की डिफेंसेस में एक ब्रिगेड ऑफ 20 एलिफेंट्स भी थी, 20 हाथियों की एक पूरी ब्रिगेड भी थी, जो कि एक बड़ा मशहूर इंडियन मर्चेंट था, वो समरकंद लेके आया था। अब ये क्या हुआ कि इन इन वन इंस्टेंस ये हुआ कि एलिफेंट्स खुद ही घबरा गए, और वो अपने ही लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े। और इस तरह अब ये कह लो कि हाथियों की जो ब्रिगेड थी, उसने अपनी अपनी लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि जब हाथी घबराता है तो फिर हाथी कुछ देखता नहीं है, सबको ऊपर से चौथा हुआ चला जाता है। लोगों को जब मालूम हुआ कि समरकंद की तरफ आ रहे हैं, लोगों ने ऑलरेडी एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया सिटी को। उनको मालूम हो गया कि इसने ओतरार और बुखारा में इसने क्या किया है। तो मोहम्मद अल- मोहम्मद मोहम्मद सेकंड था, उसको जब ये बात मालूम हुई कि भाई बुखारा से भी लोग, सॉरी समरकंद से भी लोग जाना शुरू हो गए, और कुछ ट्रूप से वो तो ऑलरेडी कुछ अटैक्स में मारे गए, ही विद फ्यू ऑफ हिज एडवाइजर्स ही ट्राई टू escape, but he eventually died of shock and despair. इसने एक छोटे से जजीरे पर जाके रहना शुरू कर दिया छुप के। मगर इवेंचुअली ये आप ये कह लो कि दुख से और शर्म से ये मर ही गया। इसकी माँ जो थी, इसका भी यही हुआ। ये भी एक कैस्पियन सिटी के एक छोटे से किले में जाके छुप गई, मगर वहाँ भी ये भूख की वजह से मारी गई। इन लेट 1220s, 1220 के अंदर, जो गोकची था, आ, हमने जो पढ़ा था, उसका जो भाई था गेंगिस खान के, इसने आस पास के जो छोटे मोटे शहर थे उनके ऊपर कब्जे करना शुरू कर दिए। और मंगोल जो थे, दे वर नाउ लुकिंग टूवर्ड्स द सिटीज सच एज गुरजंग। गुरजंग जो था, it was a very big city as well, मगर गुरजंग was not a very big problem because बुखारा, समरकंद और ओथरा के गिरने के बाद ये जो सिटीज़ थे ये ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। तो यस, वही हुआ। मंगोल्स ने अब जो सारी इनको डिफरेंट किस्म की जो एमुनेशंस वगैरह मिली थी, डिफरेंट किस्म के अटैक से, डिफरेंट किस्म के शहरों पे कब्जे करके, सच एज कैटापोल्ट्स, और टेक्निक्स जो उन्होंने सीखी थी क्रॉस पोस्ट वगैरह को यूज़ करने की, they used the same things to undermine and destroy the city walls. जैसे ही सिटी वॉल्स, जैसे ही इस शहर की दीवारें गिर गई, फिर मंगोल्स ने हर गली में गली गली करके इस शहर को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जब उनको ये मालूम हुआ कि हम जिस रफ्तार से मूव कर रहे हैं, हर गली गली में जाके हमें लड़ना पड़ रहा है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रिवर को डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो रिवर था गुरजंग के पास, और कोशिश की कि गुरजंग के पूरे शहर को इस रिवर के पानी से फ्लड कर दें। मगर खुद क्या हुआ कि 3,000 मंगोल्स खुद मारे गए इस डाइवर्जन को बनाते हुए, बिकॉज जैसे वो लोग रेडी, मतलब कि बिकॉज ऑफ सरप्राइज फ्लडिंग, इस ये एक शहर तो उन्होंने फ्लड कर दिया, मगर मंगोल्स की खुद भी 3,000 लोग मारे गए इसके बीच में। विक्ट्री, दे गेन विक्ट्री अराउंड 1221। मंगोल्स ने कोई मर्सी नहीं की, एक एक बंदे को चुन के मारा। एक तकरीबन 1 लाख लोगों को, मतलब कि इन्होंने कैप्टिव के तौर पे कब्जे में लिया, जिसमें स्लेव्स थे, आर्टिजियंस थे, और उसके अलावा सबको मार दिया। एक हिस्टोरियन है, जोवेनी जोवेनी ने अपनी किताब में लिखा है कि हर मंगोल फौजी ने 24 बंदे मारे।
इस सीज के अंदर। और उनका जो आर्मी का साइज था मंगोल्स की, इट वॉज अराउंड 50,000 पीपल। तो आप 50,000 सोल्जर्स मल्टीप्लाई बाय 24, तो फिर आप हिसाब लगा लोगे कितने उन्होंने, अराउंड 1 मिलियन से ऊपर लोग मारे। अब इस बड़ी विक्ट्री के बाद गेंगिस खान ने अपने सबसे छोटे बेटे को हुक्म दिया कि वो वेस्ट के जो रीजन्स हैं उन सब के बजाय और जाके हमले करें। उसने सिर्फ 3 महीने के अंदर वेस्ट के जो बड़े बड़े शहर थे, जिनमें मीरफ, निशापुर और हीरत, इन सबको उसने अपने कब्जे में ले लिया आसानी से। अब ये सिटी ऑफ बर्फ था, ये बहुत ही खूबसूरत एक 13th सेंचुरी का शहर था। वो लाइक इट वाज फिल्ड विद गॉर्जियस मॉस्क, मैंशन, सिटी वाज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। एक 100 स्क्वायर किलोमीटर की इसके अंदर सबर्बन एरियाज थे, वाटर वाटर की टनल्स थे, जो कि डैम से आते थे ऑफ रिवर मुर्गे। 10 लाइब्रेरीज थी जिनके अंदर पर 1,50,000 किताबें थी, ग्रेटेस्ट कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया। और इस सब को आप कह लो कि वही किया मोंगल्स ने जिस तरह हमेशा करते थे। मोंगल कमांडर ने जैसे ही सिटी के ऊपर, सिटी के आसपास सीज किया, उसने जैसे ही कब्जे करना शुरू कर दिए सिटीज़ की सब सबर्बन एरियाज़ के अंदर, उसने दोबारा से वही हरकत की। कहा कि इस शहर के सबसे अमीर तीन लोगों को मेरे सामने लेके आओ। 200 सबसे अमीर तीन लोग आए मीरव के। उसने फिर उनसे उनका पैसा निकलवाया टॉर्चर करके। ठीक है, फिर उसके बाद मोंगल्स सिटी के अंदर घुस गए और फिर उन्हें बगैर किसी सुपरविजन के जो वो करते थे उन्होंने वही किया। उन्होंने काफ़ी दिनों तक लोगों को मार के कत्लो गारत की। और आप ये कह लो कि लाइब्रेरीज जो थी मीरफ की, सारी लाइब्रेरी जला दी, किताबें जला दी। इतनी बड़ी मैथ एक्सिक्यूशन हुई कि वो ही सेम हिस्टोरियन जुवाइनी उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक मंगोल सोल्जर ने 300 से 400 बंदा मारा एटलीस्ट इस सिटी ऑफ मीरफ में। और अकॉर्डिंग टू एक बंदे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिस्टोरियन की रिपोर्ट के मुताबिक, more than 1 million and 300,000 people were killed in the city of Miraf overnight due to आप ये कह लो due to a Mongol invasion. Do you want to add anything over here? Yeah, if you want, I can continue from here. Yep, no worries, Abdullah. अच्छा, तो यू राइट, वैसे मैनी रिपोर्ट्स से कि इट वाज अराउंड 1.3 1.4 मिलियन इन तीन सीजेस में प्लस मीरफ में. Others say कि it was somewhere around 5.7 million, but both the numbers are a lot, 1.4 or 5.7, you get the point कि काफ़ी कत्लो गारत हुई थी. तो आई थिंक सो वैसे कुबलाई खान मतलब went beyond Genghis Khan in that monstrosity and killing people. लेकिन वो जब कुबलाई खान की हम बात करेंगे तब we'll discuss that. But इस मीरफ वाले के बाद गेंगिस खान कॉल्ड ऑफ द सेंट्रल एशियन कैंपेन्स 1221 की बात है. और इट वाज पार्टली बिकॉज ये जो हीट और ह्यूमिडिटी थी इस एशियन पार्ट में, जो क्लाइमेट था, हीट इम्पीडेड द आर्मी स्किल्स और उनके लिए कंड्यूसिव हो रहा था, कंड्यूसिव नहीं हो रहा था कि वो आगे इससे ज़्यादा जाएं. एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड कि जो तेंगरी उनका गॉड था, द ब्लू स्काई, उसने ऑर्डेन किया हुआ था कि हम यहीं तक जाएंगे, बस इससे आगे हमारी फेट में लिखा नहीं है जाना. तो वो उन्होंने कहा ओमेंस भी हमारे साथ नहीं है और क्लाइमेट भी हमारे साथ नहीं है, तो वापस चलते हैं. तो दे रिट्रीव्ड. और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो ये था कि मोहम्मद सेकंड का जो बेटा था जलालुद्दीन, उसने मंगोल्स को अपनी फर्स्ट शिकस्त दी। आप ये कह लो कि उनकी जो पहली इस पूरी कैंपेन में जो पहली शिकस्त थी उसको उसने दी। उसने जो सर्वाइविंग ट्रूप्स थे मोहम्मद सेकंड के, उनके साथ वो गया अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ जाके उसने रिग्रुप किया और फिर वहाँ से उसने एक कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट मंगोल्स। और ये जो जलालुद्दीन का जो कैरेक्टर था, ही वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिज फादर। ही वॉज वेरी मच लाइक्ड बाय हिज पीपल, ही वॉज लुक्ड एज अ लीडर। और ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और ये कह लो कि उसको जंग लड़ने के तरीके आते थे। और सो दिस
ही जो मीरफ के असॉल्ट के बाद ही he fought a battle. It was called Battle of Parvan, which took after several months after the siege of Mirov. uh, वही मतलब कि जो चंगेज खान का जो सबसे छोटा बेटा था, वही मतलब कि इसी बैटल के अंदर मेन कमांडर था। जलालुद्दीन ने बड़े जबरदस्त तरीके से डिफरेंट किस्म के टैक्टिकल मनूवर्स खेले इस पूरी जंग में, और उसकी स्ट्रेटेजिक डिसीजनिंग की वजह से बेसिकली वो ये जंग जीते। और ये कह लो कि मोंगोल्स को एट द लास्ट रिट्रीट करना पड़ा और भागना पड़ा। मगर इससे पहले फिर बैटल ऑफ द इंडस भी हुई थी जिसमें जलाल वाज वीकेंड और फिर वो इंडिया भाग गया। हाँ, तो दैट्स हाउ ही वाज डिफीटेड बाय तुलुई। यस, तो यस, आफ्टर दैट ये कह लो कि this was a very very major setback for Mongols. अभी कह लो कि however डिस्पाइट दिस ट्रायम्फ इसके बाद भी ख्वारिज़म मतलब कि ख्वारिज़म एम्पायर और मंगोल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जारी रहा। मंगोल्स इवेंचुअली इवेंचुअली रीग्रुप्ड और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी लॉन्च की। अल्टीमेटली ख्वारिज़म की जो पूरी एम्पायर थी वो विथस्टैंड ना कर सकी मंगोल्स को, और एम्पायर एंड दिस एम्पायर वाज इवेंचुअली देन डिफीटेड। उसकी सारी जो territories थी they were all scattered and then they were picked easily by Mongol Empire. तो ख्वारिज़म एम्पायर को तो एटलीस्ट उसने गिरा दिया मंगोल्स ने, मगर फिर उसके बाद यस दे डिड रिट्रीट। या देन लाइक जब दे वर रिट्रीटिंग, तो ऑन देयर वे बैक गेंगिस खान अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स जो एरियाज कैप्चर किए थे कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, और जो रास्ते में जो नेबरिंग लैंड्स आ रहे थे दे वर आल्सो कॉन्करिंग दैट। तो ये रिबेलियंस हो रहे थे खोरासान वाली साइड पे, उनको क्वेल किया और एक न्यू फ्रंटियर अपना सेटल किया अम्मू दरिया रिवर के पास। और लाइक आई सेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना गेंगिस खान ने हु वुड गवर्न द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। फिर उसने कहा कि गंसू कॉरिडोर के जो जितने भी नेबरिंग सिटीज़ हैं इन सबको सैक किया जाए ऑन देयर वे बैक। और उन्होंने फिर येलो रिवर क्रॉस किया ऑटम में, और फिर इन्होंने लिंगवू को जो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था उसको भी बिसीज किया। और फिर उसने एक डिसाइसिव जिया आर्मी के साथ एक जंग लड़ी जिसमें दे वैंक्विश्ड एंड सिक्योर्ड द रिमेनिंग जिन टेरिटरीज। अब ये होता है कि आफ्टर 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 2 years of this कि जब दे कम बैक टू their native land, तो नथिंग इज नोन फॉर सर्टन कि हाउ गेंगिस खान डाइड, लेकिन इसकी तीन चार मेन रिपोर्ट्स हैं। द फर्स्ट वाज कि वो हंटिंग कर रहा था एंड उसको एक डियर ने एक काफ़ी हैवी वुंड दिया था जिसकी वजह से ही लेटर डाइड। एक और रिपोर्ट ये है कि जिया एम्परर की जो मिस्ट्रेस थी he was sleeping with her basically, और she stabbed him during the act। ये दूसरी रिपोर्ट है। तीसरी रिपोर्ट ये है कि जो मार्को पोलो की ट्रैवल्स जो थी उन उस डायरी में से पता चलता है कि गेंगिस खान was actually shot an arrow during बेसिकली आप कह सकते हो वो होता है इन्वेजन नहीं कह सकते, कुछ भी मतलब ही वाज शॉट एन एरो ड्यूरिंग अ बैटल और समथिंग। और ये था, और ही डाइड इन अगस्त 2027। लेकिन हिज डेथ वाज केप्ट अ सीक्रेट फॉर अ वाइल क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पे काफ़ी स्कर्मिशेस और काफ़ी रेड्स चल रहे थे जोंगजिंग के साथ, और जोंगजिंग को कॉन्कर करना काफ़ी कंड्यूसिव था, तो दे हैड टू डू इट। और अगर द सिटीजंस गॉट टू नो कि गेंगिस खान हैज पास्ड अवे, तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। सो दे सिक्योर्ड जोंगशिंग, और उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला गया और जितने भी सिटीजन्स थे मोस्ट ऑफ देम वर पुट टू डेथ। और जॉन मैन इसको कहता है इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एथनोसाइड। और जो लाइक आई सेड इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स हैं ऑफ हाउ हाउ गेंगिस खान डाइज। रशीदुद्दीन कहता है कि डाइड फ्रॉम एन इलनेस, जैसे पॉसिबली मलेरिया हो गया, टाइफस हो गया या बुबोनिक प्लेग हो गया।
Marco Polo said he was shot by an arrow. Carpini, एक और historian था, who said he was struck by lightning. So these were the different reports. और he was later transported back to Mongolia, और जो उनका family burial place थी बुरखान खलदून, जो एक पीक थी खंती माउंटेन्स में, जहाँ तैमूरन ने अपना चाइल्डहुड गुजारा, वहाँ पे ही वॉज बरीड, बट दिस इज़ नॉट फॉर सर्टन, नो बडी नोज एग्जैक्टली कि वेयर कुबलाई खान एंड किंगिस खान आर बरीड, बट दैट्स वेयर देर एलिजिडली बरीड. तो यस, उसकी जो फिनल प्रोसेशन की डिटेल्स थी, बरील की डिटेल्स थी, नो बडी न्यू दैम, ओनली क्लोज फैमिली अटेंडेड दैट. और इसकी ये डिटेल्स सीक्रेट हिस्ट्री में मेंशन भी नहीं है. तो यस, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग नुमान? No, yeah, a very fascinating life of Temujin. बहुत ज़बरदस्त, आप ये कह लो कि इससे बंदा इंस्पिरेशन ले या क्या ले, मुझे तो समझ नहीं आ रही. बिकॉज his conquest was really followed by really large bloodshed. जहाँ जाते हैं ये लाशों के ढेर बना देते हैं. they were they were the real barbarians. अगर मैं कहूँ कि barbarians की जो पूरी सही डेफिनेशन है उसमें, तो ये सही पूरे तरीके से उतरते होंगे. और यस, और मगर ये कह सकते हैं कि यस, मौत का मज़ा हर किसी को चखना है. कोई कह रहा है हम्म. यार क्या चवल बात है, मगर नो, इट इज़ द रियलिटी. हर किसी को मरना है एट द एंड ऑफ द डे. और बट अब्दुल्ला, तो इसकी फ्यूनरल प्रोसेशन की कोई डिटेल्स नहीं है इन सीक्रेट हिस्ट्री. And we don't know how but he is still buried in Bara Khaldun. We don't really know the exact place. In the book the writer told that as well. It is I think so speculated that he is buried in Bara Khaldun. Apart from that, there are some old places जहाँ तैमुजिन बचपन में रहा है. उनमें से एक जगह पे वहाँ आज की जो मंगोल गवर्नमेंट ने एक स्टैचू बनाया हुआ है, जहाँ उसको गेंगिस खान का बेसिकली टाइटल मिला था. दे स्पेकुलेट कि शायद ही इज बरीड समवेयर ओवर देयर, बट his the place of his burial is still a secret and no one knows. Abdullah, thank you very much. Or I think so we should finish our podcast over here. Next time we will discuss what happened after his death, and later on we will discuss about his grandson Kublai Khan. Till then, take care. Allah Hafiz.